हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपने डीएलएड के फॉर्म भरे हैं, तो डीएलएड 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि आपको डीएलएड का जो पिछले सालों के पेपर है ना, उनका अच्छे तरीके से एक बार उनको स्टडी कर लेना है कि कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। वो चाहे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हो, चाहे सीडीपी के हो, या जीके रीजनिंग रीजनिंग या फिर मैथ्स के क्वेश्चन हो। तो ये सारे मैं आपको स्टेप वाइज बताने वाला हूँ। पिछले साल का पेपर कैसा आया था और इसमें आपको सामान्य ज्ञान के कैसे प्रश्न देखने को आए थे, इनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और बाकी इसके अलावा मैं आपको जो है सीडीपी के भी अगले सेट में कराने वाला हूँ। तो 50 क्वेश्चन जो है इसमें आने आएंगे। आपके जनरल में 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसमें जो मेरिट जाती है वो आपको पता ही होगी, 130, 140, 150 तक मेरिट लगभग लगभग कट ऑफ इसकी जाती थी पिछले साल तक। इस बार अब क्या होने वाला है वो नहीं जानते, लेकिन इतनी लगभग रहती है। तो यहाँ पर जो है आपको डीएलएड क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, इस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए बात करूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पिछले साल का पेपर है, और बाकी की चीज़ें हैं हमारे चैनल पर जो मिल जाएंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं, पेपर देखते हैं दोस्तों कैसा पिछले साल प्रश्न पत्र आया था। जो मेरे पास ये सेट है, ये सेट डी है, ठीक है। इस सेट डी में आपको जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं बताते हुए चलूंगा इसमें। तो ये सेट हमारे पास डी है, इस प्रकार का एक प्रश्न आता है। तो इसमें जो सेक्शन ए था, यहाँ पर जो है जीएस जीके के क्वेश्चंस है, इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न आया है, अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। दोस्तों अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में जो स्थापित की थी वो की थी जहांगीर की अनुमति से, ठीक है। क्वेश्चन पहला है। दूसरा प्रश्न है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर रखा है मैंने। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है। जैसे कि आपको पता ही है यूरेनियम क्या काम आता है भाई, ये परमाणु बम बनाने के काम आता है, ठीक है। एटम बम बनाने के काम आता है, सबसे जो महत्वपूर्ण है। तो यूरेनियम का भंडार जो बाकी भी काम आता है, लेकिन जो बता रहा हूँ मेन मुख्य, तो यूरेनियम का भंडार जो रिजर्व है वो सबसे ज्यादा किसके पास है साथियों, वो ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चिनाब या सतलज नदी। उद्गम की बात पूछ रहा है, तो चिनाब नदी का जो है कहाँ पर है, भारत में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा किसमें, कौन से प्रकाश में, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या पीला प्रकाश। दोस्तों तो ये नीला प्रकाश जो होता है इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, उच्चतम ऊर्जा नीले प्रकाश में होती है, ठीक है। आप मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें आप देखेंगे गौर से, उसकी लौ देखेंगे तो उसमें आपको विभिन्न रंग दिखाई देंगे, ठीक है। जो रेड कलर का जो रंग होता है सबसे बाहर का, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा उसमें नीले प्रकाश में ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए, मूल कर्तव्य लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ना आपको यूटेट में भी पढ़ाया था दोस्तों, यूटेट के लिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मतदान करना मैंने आपको बताया था कि जो मतदान करना होता है ये जो है हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं होता, ये हमारा संवैधानिक अधिकार होता है, ठीक है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना कर्तव्य होता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी क्या होता है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं होता वो सबसे ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ सूचना राजस्व जमा होता है। तो कहाँ पर होता है, जो हमको कहाँ से, करों से होता है और सरकारी कामकाज के निर्वाह से प्राप्त होता है, ठीक है। और संघीय सरकार को जो प्राप्त होता है, मतलब तो ये समूचा जो राजस्व ये कहाँ पर जमा होता है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये भारत की संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। जो पृथ्वी ग्रह है इसमें जो कार्बन चक्र होता है, ठीक है, कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन करता है। ज्वालामुखी क्रियाएं करती हैं, या श्वसन करता है, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय, ठीक है। इनमें जो नीचे कोड दिए गए हैं, इन कोड के आधार पर आपको क्या करना होता है, इसका आंसर देना होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या स्क्रीन यहाँ पर पूरी कंप्लीट दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि स्क्रीन कंप्लीट नहीं दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कट रहा है, तो इसलिए स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना जरूरी है, ठीक है ना।
चलिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके, अब ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पूरा प्रश्न दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं पेपर ये। तो इसमें देखिए, इसमें जो होगा ना, इसमें सबसे पहले जो 7वें नंबर का होगा, इसमें तो एक तो आपका ज्वालामुखी क्रियाएं हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी जो क्रिया है, ज्वालामुखी जब आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। और श्वसन जो होता है दोस्तों, आप जब श्वसन करते थे उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, कार्बन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो जैव पदार्थ का क्षय है, जैव पदार्थों के क्षय होने पर भी क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि 1 2 1 3 और 4, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 ऑस्कर, ठीक है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR नहीं, इसको नहीं था, सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। नंबर 1 बात तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है ना, ये सही है। और उसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को मिला था, ये भी ठीक है यहाँ पर। यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साथियों 3 मई को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। अर्जेंटीना विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा कौन रहा नहीं है, अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता रहा, बिल्कुल ठीक बात है, ये अर्जेंटीना रहा था। और दूसरा यहाँ पर है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा, ये गलत है। आईसीसी में T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 3 आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होने वाला है 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत पर निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पुरानी जो प्राचीनतम श्रृंखला है वो कौन सी है, भारत में पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक, मतलब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, कौन देता है, अनुच्छेद 213। ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाला है, ठीक है, आर्टिकल 213, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा में, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है साथियों, ठीक है। तो 50 सांसदों की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक है, 50 सांसदों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है किसकी सिफारिश पर की गई, प्रशासनिक ये संथानन समिति की, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। तो संथानन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जिला में सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं। सॉरी, जिला और सत्र, ठीक है, जिला और सत्र जो दोनों न्यायाधीश हैं, तो ये किसके नियंत्रण पर काम करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। तो क्या सुनिश्चित करना होता है साथियों, इसमें से सही जवाब होगा आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो इसका ठीक होगा ही होगा। विकास में जन भागीदारी, अच्छा इसमें कूट वाला सिस्टम है, और विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही और उसके बाद वित्तीय संग्रहण। तो इसका जो है सही जवाब होना चाहिए आपका विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल ठीक है। जो विकास में जो जन भागीदारी है, जो लोगों की भागीदारी है विकास में, वो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यक्रम है। राजनीतिक जवाबदेही नहीं होता, वित्तीय संग्रहण भी नहीं होता। तो यानी कि 1 और 3 यहाँ पर सही होगा, 1 और 3, 1 2 3 2 4 1 3, ये है ऑप्शन सी, 1 और 3 इसमें ठीक जवाब इसका रहने वाला है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग या किसका उपयोग जो है प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो लेमन ग्रास का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, लेमन ग्रास का उपयोग किया जाता है। अगला है झिरौली, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है, झिरौली और चंडाक, ठीक है, झिरौली कहाँ पर है, बागेश्वर में, चंडाक कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो इसमें कौन सा खनिज मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा भाई, कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें, मैग्नेसाइट, ऑप्शन ए इसमें मैग्नेसाइट पाया जाता है, ठीक है।
18वें का ए। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने कई बार इस प्रश्न को देखा होगा। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? सुलेमान सिको। ठीक है, सुलेमान सिको इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक रहने वाला है, ऑप्शन बी। ठीक है, सुलेमान सिको ने शरण ली थी यहाँ पर, है ना। भीमबेटका प्रसिद्ध है, ठीक है, भीमबेटका गुफाएं हैं, तो ये किसके लिए? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है? स्थानीय हस्तशिल्प बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। तो भाई कौन करेगा? खेल करेंगे, सेवाएं, राष्ट्रीय विरासत या पर्यटन। जाहिर सी बात है भाई, पर्यटन क्या करेगा? आपकी जो राष्ट्रीय एकता है इसको बढ़ावा देगा और स्थानीय जो हस्तशिल्प होगा और सांस्कृतिक गतिविधियां होगी उनको भी समर्थन करेगा। क्योंकि पर्यटन में आप देखेंगे बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, वो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको समझेंगे, उनको देखेंगे, हमारे हस्तशिल्प जो है उनको देखेंगे और इनको समझेंगे। इससे इन चीज़ों को बढ़ावा भी मिलेगा और राष्ट्रीय एकता में भी बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस के द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में, जो कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? तो कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्यों के नाम यहाँ पर नहीं गिनाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी पेपर हो जाएगा। मेरा मकसद ये है कि इस पेपर में आपको, मैं इस सेट में आपको वो सारी चीज़ें बता दूं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो डीएलएड आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और पिछले साल कैसे प्रश्न आए थे। अगर आप इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे होते तो आप कितने नंबर का इसको कर पाते। ठीक है, इसको बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? ठीक है, तो प्राकृतिक नेचुरल जो पॉलीमर होते हैं वो सेलुलोज, प्लास्टिक, रेशम या रबड़। दोस्तों जो नेचुरल होता है वो कौन सा होता है? प्राकृतिक। अच्छा, इसमें प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है लिखा है ना, सॉरी, वही मैं, प्राकृतिक पॉलीमर नहीं होगा। देखिए सेलुलोज जो है ये तो प्राकृतिक है और प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं है। प्लास्टिक तो हमने बना रखा है, इंसानों ने प्लास्टिक को बना रखा है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा था ना, ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम से जो है जोश में आकर के सीधे इसको कुछ और करने वाला था, लेकिन देख लिया थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो प्राकृतिक नहीं होगा प्लास्टिक। बाकी सेलुलोज तो भाई नेचुरल है, ठीक है, रेशम भी नेचुरल है और रबड़ भी नेचुरल है। प्लास्टिक यहाँ पर नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिक नेचुरल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे। कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो कंप्यूटर की बात हो रही है, जो कंप्यूटर में अलग अलग में जो लैंग्वेज होते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और उच्च स्तरीय जैसे ए प्लस प्लस लैंग्वेज है, ए लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, इसको आपने समझते होंगे शायद। तो इसमें कुल मिला के आपको इस प्रश्न से ये समझना है, जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में कौन बदलता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको बदलने का कार्य करता है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या कार्य करता है? उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है? मशीनी भाषा में बदलता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में से किससे की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है आपसे, तो सही जवाब इसका हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक का कार्य देखिए, करेंसी का नियमन करना, बिल्कुल करेंसी का नियमन करना है। विदेशी व्यापार का नियमन करना, यह जो है ऑप्शन बी इसका कार्य नहीं होता है। साख का नियमन करना भी होता है, देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली करना भी इसका कार्य होता है। तो यानी कि ऑप्शन में पूछ रहा कार्य नहीं है, तो यहाँ पर विदेशी व्यापार का जो नियमन करना है वो जो है इसका कार्य नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? यूएनडीपी, यूनेस्को, विश्व बैंक या आईएमएफ। ठीक है, तो ये की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही बात है, ये ब्यूटेन होता है। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक। एलपीजी किसमें होती है? आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पता ही हुआ आपको। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग, ठीक है, हमारे जलमंडल का प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक। परसों मैंने यूटेट के पेपर में भी आपको एक प्रश्न दिया हुआ था, आपको याद होगा, तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक का क्या नाम है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रख लेना इस प्रश्न को। ठीक है, आगे है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक, किस काल में पूछ रहा है? मौर्य काल में। तो क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण करने का। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन या लखनऊ दोस्तों? तो कौन सा था मौर्य काल में? तक्षशिला। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री, पाउंटिंग, पिंडारी या मिलम? तो साथियों गंगोत्री। ये तो आंख बंद करके जय श्री राम, जय बजरंगबली करके टेक दोगे आप, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको लंबा प्रश्न है, स्क्रीन में नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा कट करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सही नहीं या फिर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया, कौन कौन सही है पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका देखिए आप यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, ये गलत बात है। ठीक है, उसके बाद जो है G20 एक अंतर सरकारी मंच है। G20 एक अंतर, बिल्कुल ठीक है, G20 अंतर सरकारी मंच है। ठीक है, जो पहले वाला था ये बिल्कुल यहाँ पर को गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। तो जिसमें 19 देशों का यूरोपीय, बिल्कुल ठीक है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित, बिल्कुल ठीक बात है ये भी भैया। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा हाल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात ये नहीं है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, पहला गलत है। ऑप्शन किस में मिल रहा है सही? हमारे ऑप्शन बी यहाँ पर सही मिल रहा है, 2 और 3। ठीक है, रीड कर लेना, ऐसे प्रश्नों को अच्छे से, कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है प्रश्न होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में। ठीक है, तो इसमें से क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपने। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल ठीक बात है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ये भी ठीक बात है भैया, ये अल्मोड़ा जिले में है। 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का नहीं था दोस्तों, पाल राजाओं का इसमें योगदान नहीं था। तो किसका योगदान था? पाल राजाओं का नहीं था, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये पाल राजाओं का नहीं था। ठीक है, ये जल्दी से कमेंट करके बताओ, पाल राजाओं का अगर नहीं था तो किसका योगदान था? ठीक है, पाल राजाओं का अगर नहीं योगदान था तो फिर किसका योगदान था? ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद जो है इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय वो है। ठीक है, मृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि गलत बात जो है वो कौन सी है? ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होने वाला है, वो गलत ही पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक जो नगरीकृत है, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर या नैनीताल। सर्वाधिक नगर कहाँ पर है? देहरादून में है दोस्तों। सर्वाधिक नगर कहाँ पर है? देहरादून में सर्वाधिक नगर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान में जब आंख का दान करता है कोई, नेत्रदान करता है, तो उसमें आंख के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन से, क्या पूरी पूरी आंख निकाल के पूरा गोला बॉल निकाल के दे दी जाती है, या फिर कौन सा भाग जो है नेत्रदान में दिया जाता है? आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, लेंस है। ये साइंस का प्रश्न है, जनरल सब्जेक्ट से सब में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये कॉर्निया दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय, जब सिकंदर ने हमला किया था, उस समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ठीक है, किसका शासन था? तो उसमें नंद वंश का शासन था। और हाँ चलो, मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया आपको, जो इसमें मैंने बोला था कि जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण, तो ये कत्यूरियों के समय में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, ये प्रश्न भी मैंने यूटेट में आपको दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंगापुर में हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, आगरा, सासाराम या बीजापुर? आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर आ गया होगा, तो बीजापुर इसका सही जवाब है। हैदराबाद में चार मीनार, आगरा में लाल किला। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ लेटराइट, बलुई या जलोढ़ या लाल मिट्टी। तो सबसे अधिक जो उपजाऊ होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको अगर ट्रिक बना के करना चाहो, जलोढ़ एक तो मिट्टी है, ऊपर से जलोढ़ है यानी कि जल को समेटे हुए, ऐसे ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। जो मिट्टी भी है जिसमें जल भी है तो वो उपजाऊ है, इस प्रकार से एक ट्रिक बना सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? बच्चे का कक्षा 5 के बच्चे का सवाल है। ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत ये काम करती है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए बोलते बोलते ना गला वो हो जाता है एकदम, तो दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, लिनक्स, जावा या विंडोज 11। इसका सही जवाब होगा जावा। ठीक है, ये सभी जो है बाकी यूनिक्स, लिनक्स, लाइनक्स इसको बोल पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी आपको रहने वाली है। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली कहाँ पर? प्रांतों में। तो साथियों ये की गई थी आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम आपको बताना है। 1900 सॉरी वुड का एजुकेशन डिस्पैच जो है, वुड का एजुकेशन डिस्पैच और मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, दिस अर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। ठीक है, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। बाकी जिस समय मैंने ये बताया था उस समय मैंने आपको, जब पिछले साल जो मैंने आंसर की आपको सॉल्व कराया था ये पेपर ना, आंसर की बताई थी, मतलब आंसर की आने से पहले मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने इसको डिटेल में सब सन बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन होता है, उसके बाद होता है वुड का डिस्पैच, उसके बाद होता है आपका इंडियन एजुकेशन यानी कि हंटर कमीशन, लास्ट में सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आती है। यानी कि 2 1 4 3 ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको देख लेना, इसके नोट्स आप तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? अधिकतम ईंधन मान होता है साथियों हाइड्रोजन का। देखिए जैसे आज अभी तक जो है एटम बम सबसे पावरफुल है, परमाणु बम, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, ये और भी ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, और भी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, मतलब इससे 1000 गुना जो एटम बम होता है उससे भी 1000 गुना ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। आगे बात करेंगे, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जिस समय भारत का विभाजन हुआ था तो JB कृपलानी थे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक रहेगा। अरे भाई सीधे हो जा, JB कृपलानी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों दंती दुर्ग ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी दंती दुर्ग ने रखी थी। अब जो है इसके बाद 50 प्रश्न के बाद 51वां प्रश्न जो आता है वो यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग भी मैं आपको करा दूंगा अलग अलग पार्ट करके। ठीक है, तो 2021 के नाम से ये प्रश्न पत्र आता है, ये परीक्षा हुई थी, जैसे अभी है 2022-23 के नाम से हुई है, हो रही है, जो फॉर्म आए हैं, तो उस प्रकार से पिछले साल 21-22 के नाम से आया था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न पत्र को देख लीजिए कैसे प्रश्न सामान्य के आए थे ये, इसमें बाकी उसके प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न हैं, उसके बाद मैथ्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, संख्यात्मक अभिरुचि, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 151 नंबर से जो देखने को मिलेगा वो जो है CDP के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट सेट आपको कराऊंगा वो CDP कराऊंगा बाद में, उसके बाद रीजनिंग भी एक दिन हम कंप्लीट कर लेंगे कि कैसे रीजनिंग के प्रश्न आते हैं और किस लेवल की रीजनिंग आपको इसके लिए पढ़नी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 151 से जो है आपको CDP के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी वगैरह के। ठीक है, पेडागोजी के। ठीक है, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और यही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस बार भी। इसमें से काफ़ी प्रश्न है, क्योंकि मैंने जितने भी पिछले सालों के पेपर आप लोगों के दिए हैं, चाहे वो यूटेट सीटेट के दिए, चाहे वो आपके किसी भी तरीके के पेपर दिए या मॉडल पेपर दिए, उसमें आपने देखा
कि आपको प्रश्न देखने को मिले थे। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आप अगर पिछले 4-5 साल के प्रश्न पत्रों को डीएलएड के उठाकर देख लेंगे 2013 से लेकर के 23 तक के, तो आप देखेंगे दोस्तों प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न रिपीट इसीलिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर के जैसे प्रश्न आए हैं उन सभी को एक बार डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं इसी के, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद।